नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला बदला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या कर दिया है, क्या ये राष्ट्रपति की पावर खत्म कर दी है या किन किन अपने फैसलों को पलट दिया है, कहाँ से मामला शुरू हुआ था, इस विषय में चर्चा करेंगे। मॉर्गन स्टर्ली का सेंसेक्स को लेकर के क्या आउटलुक रहा है, क्या उन्होंने बोला है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और अमेरिका गए सऊदी अरब के प्रिंस सलमान, उनको क्या चिपका दिया गया है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और सरकार जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेकर के क्या नियम और शर्तें बनाने जा रही है, क्या हमारा कंट्रोवर्शियल बढ़ने वाला है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो चर्चा का बड़ा विषय रहेगा वो रहेगा बिटकॉइन का, कि बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है और क्यों जा सकता है। सबसे पहले समझ लेते हैं एक एक पॉइंट को कि आखिर ये कलेश चालू कहाँ से हुआ, या अभी 5 दिन पहले जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत है। ये मामला शुरू होता है वर्ष 2023 में। वर्ष 2023 में जो स्टर्लिंग की सरकार है तमिलनाडु की, उसने 12 बिल जो है राज्यपाल के पास में भेजे और राज्यपाल ने उन बिलों को होल्ड कर लिया। जब होल्ड कर लिया तो राज्यपाल की शक्तियों को चैलेंज करते हुए जो स्टर्लिंग सरकार है तमिलनाडु की, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ बैठी। उन्होंने क्या निर्णय ले लिया कि अगर माननीय वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनकी तरफ से कोई फैसला नहीं आया है तो आप उसको पास मान लो। तो जब उसको पास मान लो तो एक तरह से ये तो कानून एक मतलब, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2 जजों की पीठ ने कहा था कि अगर राज्यपाल ने आपको सहमति नहीं दी है उन बिलों पे तो आप उनको पास मान लो। तो पास मान करके उन्हें कानून पारित कर दिया गया, मतलब वो कानून में लिखे गए। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था जब बिना किसी राज्यपाल की परमिशन के किसी राज्य के अंदर कानून बन गया हो। कब हुआ था? तमिलनाडु में वर्ष 2023 में 10 बिलों को बिना राज्यपाल की सहमति के कानून मान लिया गया। अब जब कानून मान लिया गया तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तब फिर राष्ट्रपति ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि देखो क्या है, राज्यपाल की क्या पावर है पहले ये समझो। राज्यपाल भारत के अनुच्छेद 200 और 201 में ये 4 अधिकार रखता है कि वो अगर कोई सरकार सपोज करो किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए कोई कानून ले आती है और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि भाई ये कानून पारित नहीं होना चाहिए, ये मतलब इन्होंने जो बिल लाए हैं इस बिल को सहमति नहीं मिलनी चाहिए, ये किसी धर्म विशेष को या किसी जाति विशेष को मतलब नुकसान पहुंचाएगा, तो राज्यपाल उसे होल्ड कर सकता है। राज्यपाल में अनुच्छेद 200 और 201 में ये पावर है कि वो उसको होल्ड कर सकता है, उसकी परमिशन दे सकता है, या उसे अपनी राय के लिए, एडवाइस के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, और या अनिश्चित काल के लिए होल्ड कर सकता है, मतलब बिना किसी रीजन बताए होल्ड कर सकता है। ये पावर किसकी है? राज्यपाल की है। और ये राज्यपाल को कौन पावर देता है? भारत का संविधान, भारत के अनुच्छेद 200 और 201 को जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि ये राज्यपाल की पावर है। राष्ट्रपति को इन्होंने किसने बोल दिया? सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपके ऊपर बाध्यता है, आप 3 महीने के अंदर अंदर आप कोई डिसीजन लो। अब चूंकि राष्ट्रपति की भी खुद पावर है, राष्ट्रपति की कुछ ऐसी पावर है कि भाई राष्ट्रपति बाध्य है माननीय सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए। तो माननीय राष्ट्रपति ने 14 क्वेश्चन कर लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि भाई आप हमें ये बताइए कि जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका है? वो संसद का है। आपका अनुच्छेद या आपके भारत के संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति को माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है कि आप इस कानून को रोको और इसको पास करो, और पास करो तो कब करो? इसमें टाइम बाध्यता कहाँ है? ऐसे 14 क्वेश्चन थे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने पूछे थे। अब यहाँ फंस गया माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की पीठ बनाई, क्योंकि वो जो फैसला लिया गया था वो 2 जजों की पीठ से लिया गया था। अब जो हुई वो 5 जजों की पीठ हुई। 5 जजों की जो पीठ थी उनने जो फैसला दिया, उनने जो राज्यपाल है, राज्यपाल के पास में जो एक पावर थी उसे खत्म कर दिया कि भाई आपके पास में ना होल्ड करने की पावर नहीं है, आप या तो उसे परमिशन दे दो, या आप वहाँ भेज दो, या आप किसी मतलब पर्टिकुलर समय के लिए, जो 1 महीने का समय रहता है ना, उसके लिए होल्ड कर लो। जो अभी तक उनके पास में ये था कि अनलिमिटेड समय के लिए भाई आप उसे राष्ट्रपति के पास भेज दो। राष्ट्रपति के पास से जितनी भी पावर है वो फुल है, राष्ट्रपति जब मर्जी आए तब तक रह सकता है। साथ में ये भी बोला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई हम अपनी तरफ से कोई भी कानून में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बट अगर कोई
याचिकाकर्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट में को दखल करेगा तो हमें फिर मजबूरी में बोलना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को जवाब देते हुए, ये कार्रवाई कब खत्म होगी थी, ये 20 सितंबर तक का सुनवाई चली, और सुनवाई चलने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला था उसको सुरक्षित रख लिया था। सुरक्षित रखने के बाद ये निर्णय अब सुनाया गया कि भाई देखो क्या है, अगर इस तरह से चलेगा तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो तीन स्तंभ है, एक तो हमारा जो मीडिया वो तो है टीआरपी के चक्कर में उलझी रहती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारी जुडिशरी है, तीसरा संसद, तो ये तीसरे स्तंभ को दिक्कत ना होने पाए, तो ये जो 5 जजों की पीठ है ना, उन्होंने ये फैसला सुनाया है। तो ये फैसला कहीं खुशी कहीं गम वाला है, मतलब किसी खेमे में अच्छा लग रहा है कि भाई ये पॉजिटिव है, किसी खेमे में ये लग रहा है कि यार ये नेगेटिव है। अब समझ लेते पूरा कि भाई देखो, मामला समझ लिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात से कब पलटे, क्योंकि 2 जजों की पीठ है, और अगर 2 जजों की कोई निर्णय है उसको पलटना है तो उससे बड़ी पीठ बैठनी पड़ेगी। तो 5 जजों की पीठ ने उस फैसले को बदल दिया है। अब मॉर्गन स्टर्लिंग की बात कर लेते हैं। मॉर्गन स्टर्लिंग अमेरिका की एक ब्रोकरेज फर्म है जो कि जिसने अभी सेंसेक्स का अपना एक टारगेट दिया है। सेंसेक्स अभी जो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी आप सुनते हो, तो सेंसेक्स का उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका के अंदर, अमेरिका में भारी गिरावट आती है तो सेंसेक्स जो है वो 76,000 तक जा सकता है, और अगर जिस हिसाब से चल रहा है इसी हिसाब से चले तो आने वाले 1 साल में सेंसेक्स का जो रेट है ना वो हो सकता है 95,000 तक रही। और अगर अच्छी तेजी आई, अच्छी तेजी देखने के लिए मिली, तो सेंसेक्स जो है, जो एक मतलब 30 बड़ी कंपनियों का एक बेंचमार्क है। सेंसेक्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक बास्केट है जो भारत में बड़ी टॉप कंपनी है, 30 उनका एक बास्केट है, उसे सेंसेक्स कहते हैं। जैसे 50 बड़ी कंपनियों को मिलाकर के निफ्टी बनती है, ऐसी 30 बड़ी कंपनियों को मिलाकर सेंसेक्स बनता है, और सारे बैंकों को मिलाकर, प्राइवेट पीएसयू बैंकों को मिलाकर वो हमारा बैंक निफ्टी बनता है। तो सेंसेक्स का टैक्स उन्होंने बोला कि हमें लगता है 1 साल में ये 1 लाख पार पहुंच जाएगा, अगर अच्छा रहा तो। भारत सरकार भी ध्यान देने लगी है। भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग पर थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने क्या कर दिया है कि जो अभी हम ऑल ओवर हमारी जो टोटल जीडीपी में अगर मैन्युफैक्चरिंग का देखोगे तो 14% के आसपास में कंट्रीब्यूशन है। भारत सरकार चाहती है कि भाई हम इसमें चाहे पीएलआई स्कीम के, चाहे हम किसी भी तरीके से पैसा डालें, पर हमारा जो टारगेट है वो हमें कम से कम 25% जो टोटल जीडीपी है ना उसमें कंट्रीब्यूशन करें। अभी अगर बात करें कि हमारा टोटल जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का 14% कंट्रीब्यूशन है। चाइना का अगर बात करोगे ना, अगर विश्व की बात करें, चलो भारत की नगरी विश्व की, तो विश्व में टोटल मैन्युफैक्चरिंग में जितने प्रोडक्ट होते हैं उसमें 32% हिस्सा चाइना से जाता है। और बात करें कि हम भारत कितना करते हैं, तो भारत का 0.2 है, बस 2% के आसपास ही, हम 2.8 है, मतलब 3 मान लो मोटा मोटा। पूरे विश्व में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 3% भारत देता है और 33% चाइना देता है। इसीलिए चाइना के ऊपर लोगों की निर्भरता ज़्यादा है। सरकार चाह रही है तो ये अच्छी चीज़ें हैं। अगर बात करें चलो आगे, आगे ये है कि देखो अमेरिका गए हुए थे तुम्हारे सऊदी के प्रिंस सलमान, और उन्हें रिसीव करने आए ट्रंप। और ट्रंप अगर किसी को रिसीव करने आए हैं तो बिना पैसे के तो आए नहीं होंगे। और उन्हें $1 ट्रिलियन, मतलब हमारे भारत की जो टोटल जीडीपी है वो $5 ट्रिलियन के, $4 ट्रिलियन मान लो, तो हमारी जीडीपी का एक हिस्सा तो वो निवेश करने के लिए वहाँ चिपका दिया, और F-35 चिपका दिया, बोला ये लो। डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी को सम्मान दे रहे हैं तो वो बिना पैसे के नहीं दे रहे। और काहे के लिए? अरे बोले अब आप हमारे नॉन नाटो अलायंस हैं, मतलब नॉट नाटो अलायंस में पाकिस्तान भी शामिल है। क्या कहते हुए टिपका दिया कि अब आप नाटो के सदस्य नहीं हो, लेकिन आप ऐसे देश हो जिसे हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर सकते हैं। कुछ नहीं है, केवल टोपी पहनाने वाली बात है कि आप हमारे डिफेंस $1 ट्रिलियन का निवेश ले लिया अमेरिका में, और अपना जो F-35 था वो वहाँ बेच दिया, और कुछ नहीं, अमेरिका की चाल है। एक मित्र का क्वेश्चन आ रहा था, वो कह रहे थे जो स्टार्टअप होते हैं ना, ये स्टार्टअप बेसिकली एंजल इन्वेस्टरों के पास क्यों जाते हैं? ये डायरेक्टली जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप होते हैं ये डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं आ जाते, जब इन्हें मालूम है कि स्टॉक मार्केट से पैसा मिल जाता है? मेरे भाई ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट 100% बिजनेस है, ये मान लो आप। अगर कोई एफएनओ में काम करता है तो बात अलग है, वो समझदार आदमी है। अगर किसी कंपनी का नतीजे खराब आ जाए ना तो स्टॉक 5% गिर जाता है, और अगर वो बोलते हैं ना मेरी ग्रोथ ही नहीं हुई तो स्टॉक 10% टूट जाता है। शेयर बाजार बेसिकली कुछ नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर वे जो निवेशक हैं, हमारे तुम्हारे जैसे आदमी जो डीप इन्वेस्टर होते हैं, वे जाकर उसे समझते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है,
और जो उसकी वैल्यू है उसके आधार पर उसका प्राइस डिसाइड करते हैं। तो अगर ख़राब कंपनी कोई जिसका बैलेंस शीट में कोई दम नहीं है, जिस कंपनी का लॉस में है, वो कंपनी अगर सपोज करे कि एंजल इन्वेस्टर से फंड ना ले, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आ जाए, तो जैसा आपने देखा पेटीएम का क्या हाल हुआ, नायका का क्या हाल हुआ, मालूम है ना, आपके सामने है ना। ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है जो खुद लॉस में थे, आज ओला आपके सामने है। क्यों गिरे मालूम है? क्योंकि इनके बिजनेस मॉडल, उस जो धंधा होता है बेसिकली धंधा, वो धंधे में दम नहीं है। शेयर बाजार कुछ नहीं है, शेयर बाजार आप बोलते शेयर 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 शेयर, कुछ नहीं भाई, बिजनेस है, बिजनेस, बिजनेस में दम है तो शेयर में दम है। टेक्निकल 1% है, ये कैंडल बन गई, ये बन गई, ये बन गई, ये ऊपर गया नीचे गया। 99.9% दूसरी चीज़ है। और 99.9% अगर मैं जैसे अच्छा कपड़े पहन रखा हूँ तो ये 1% है। मैं कितना हेल्दी हूँ वो 99.9% है। तो ये समझ लो आप। ओला का क्या हाल हुआ तुम्हारा, बहुत दिन में अब जाकर पेटीएम पे बाहर आई है। जोमेटो कहाँ तक गिर गया था आपको मालूम है। मतलब जो बिजनेसों में दम नहीं है ना, उन्हें तो शेयर बाजार धड़ाम नीचे गिर देता है। तो मैं क्या लग रहा है कि खराब कंपनी आकर पैसा जुटा लेगी, हो ही नहीं सकता। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है? बिटकॉइन अभी जो है ना 83,000 84,000 पे चल रहा है। अब बिटकॉइन एक भूत के जैसा है, भूत मतलब दिखता नहीं है पर लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ है। मतलब जब आप छोटे थे और आपको कोई गेट खोलता था, गेट से आवाज़ आती थी चू, तो आपको लगता था कुछ है, मम्मी कुछ है तो कुछ भी नहीं है बेसिकली। मेरे से भी मेरे निवेशक बोलते हैं बहुत से, आप बिटकॉइन में काम क्यों नहीं करते? भाई मेरी सिंपल से फंड आया, जिसके पीछे कोई बिजनेस नहीं खड़ा, मैं उस पर पैसा नहीं लगाऊंगा। आपने बोला मैं चाट का ठेला लगाता हूँ, मुझे पैसा दे दो, तो मैं पहले देखूंगा चाट का ठेला काम कर रहा है, मतलब ये है कि मेरा पैसा जीरो नहीं होगा। अल्टीमेटली जब कोई हार्डकोर बिजनेस ना हो ना, और सरकार अपने हाथ से ज़्यादातर पावर जाने नहीं देगी। आपको क्या लग रहा कि बिटकॉइन में ज़्यादा पावर जाते सरकार कोई ना कोई ऐसा रेगुलेट कर देगी, कोई ना कोई ऐसा नियम कायदा बना देगी जो पूरी की पूरी पावर सरकार के पास में चली जाए? तो ऐसा नहीं है, आपको ये मानना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ कि अगर आपका, देखो बोलते हैं ना भाव ही भगवान है, भाव भगवान नहीं है। अगर आपका स्टॉक मार्केट में अकाउंट है और आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और आप एफएनओ का काम करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन का, तो तुम्हारे लिए भाव भगवान है। तुम बोलते हैं बाबा आज छुड़ा ले, बस आज के बाद इस काम को नहीं करूँगा, बंद कर दूंगा, थिएटर को ताला लगा दूंगा, बस एक बार बचा ले भगवान, बस एक बार बचा ले, तो उसके लिए भाव भगवान है। क्योंकि वो एफएनओ की पोजीशन लिए बैठा है। वो सोच रहा था ट्रंप ने अच्छा कर दिया, अब तो निफ्टी भागेगी। उसने ऊपर की मतलब 26,000 चल रहा है, 26,500 की कॉल बाय कर रखी है। और इधर जो है नया खोबा खड़ा हो गया, बोले पुतिन ने बोल दिया मैं परमाणु बम करूँगा, परमाणु बम मारूंगा। तो ये जो गैप अप निफ्टी डाउन होने वाला है 500 पॉइंट। तो 500 पॉइंट का मतलब है कि तुम्हारे 2-2.5 लाख रुपए घुस जाएंगे। तुम बोलोगे भाव भगवान है, भैया भगवान एक बार बचा ले, आज के बाद जीवन में काम नहीं करूँगे, बिल्कुल छोड़ूंगा, आज ही ताला लगा दूंगा। और भैया अगर तुमने अपने स्टॉक से, मान लो अपने खुद के पैसे से 1 लाख रुपए स्टॉक में लगा रखे, किसी शेयर में लगा रखे मान लो, तो आपको क्या करना, टेंशन ही नहीं लेनी कि सालो मार्केट ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा, क्या करना उससे। भाई ऊपर खुले, नीचे खुले, आगे खुले, पीछे खुले, आपने जो शेयर खरीदा है उस शेयर के पीछे कुछ ना कुछ बिजनेस खड़ा है। भाई आपने ऐसा तो नहीं किया इंडेक्स खरीद रखा है, कोई 5 दिन बाद वो निफ्टी जीरो हो जाएगी या कॉल पुट जीरो हो जाएगी। आपने उस बिजनेस का हिस्सा खरीद रखा है, तो फिर टेंशन काहे के लिए? जिनका पैसा खुद का लगा है, जिनका फंडिंग का पैसा नहीं है, जो कॉल पुट में काम नहीं करते, उनके लिए कोई भाव भगवान नहीं है भाई। वो तो चाहते हैं कि शेयर नीचे गिरे, कंपनी का रेट चीप, इनको बोला जाता है डीप वैल्यू इन्वेस्टर। डीप वैल्यू इन्वेस्टर हमेशा ऐसी कंपनियों को पिक करते हैं, मरे के भाव में, जब सब कोई बेच रहा होता है, बोलो खरीदो, बेचो 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 बेचो, तब ये खरीदते हैं और ये पैसा बनाते हैं। और भाव भगवान नहीं बोलते उसी। तो इसलिए ध्यान रखें, शेयर मार्केट में अगर आपको काम करना है तो किसी भी वित्त सलाहकार के साथ जाएं। अगर आपको मतलब शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना, तो नीचे दिए गए डिस्कशन पे लिंक किया गया है, वहाँ पे जा करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू। जो भी क्वेरी रहे उसे कमेंट बॉक्स में करा करें, लाइक करें। धन्यवाद।